तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और कोपा अमेरिका चल रहा है, यूरोस के अंदर जो मैडनेस हुई कल उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अर्जेंटीना वर्सेस चिले और बारसा की ट्रांसफर न्यूज, भाई ये सांचो किधर से आ रहा है और मिकेल फे का क्या बनेगा, इस सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले यूरोस यार, देखो सबसे पहले तो यार इंग्लैंड और जो स्लोवेनिया का मैच था उसको तो एक साइड पे रख देता हूँ, वो बोरिंग मैच था, ठीक है। और साउथ गेट से मुझे और कोई एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। अब वो दूसरी साइड के ऊपर चले गए हैं, ठीक है। और वहां पे उनको इटली मिलेगी और बाकी जो है हल्की टीमें मिलेंगी, तो वो फिर दोबारा गिरते पड़ते जो है वो शायद सेमीफाइनल के अंदर पहुंच जाएंगे और साउथ गेट की वाह हो जाएगी। और दूसरी साइड के ऊपर फ्रांस हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। राफ रैगनिक ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया के साथ उस ग्रुप में टॉप करके, जिसके अंदर नेदरलैंड्स थी भाई और फ्रांस थी भाई। दिस इज क्रेजी। देखिए मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि राफ रैगनिक हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब ओवर द इयर्स। वो सिस्टम ठीक करते हैं जब भी वो किसी क्लब के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और उसके बाद वो टीम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है या वो क्लब ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करने लग जाता है। मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी विद राफ रैगनिक। ही वाज वेरी ऑनेस्ट। और अगर उसको ज्यादा वो आई थिंक वो छोड़ के तभी गया था। कौन जाता है यार मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब की, मतलब इतने बड़े क्लब की जॉब छोड़ के ऑस्ट्रिया के अंदर? बिकॉज इसलिए वो गए थे क्योंकि उनको वो पावर नहीं दी जा रही थी जो कि एक डायरेक्टर को देनी चाहिए। ऊपर से आपको पता है वो बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी कह दिया था कि भाई वो मैनेजर ही नहीं है, ये नहीं है। तो मैं तब भी कह रहा था कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि एक बंदे ने इतना काम किया है फुटबॉल के अंदर। आपका एक ओपिनियन हो सकता है लेकिन आप इस तरह पब्लिकली डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते किसी बंदे को। सारी दुनिया उसकी तारीफ करती है। आप जितने भी बड़े बड़े मैनेजर्स देख लें, आप क्लॉप को देख लें, उन्होंने वो इतना ज्यादा हाईली रेट उनको करते हैं बिकॉज उनको पता है, उन्होंने देखा है कि राफ रैगनिक ने फुटबॉल के लिए क्या किया। और उसके रिजल्ट्स आपको ऑस्ट्रिया के साथ भी दिख रहे हैं कि भाई नेदरलैंड फ्रांस वाले ग्रुप के अंदर वो टॉप कर गए भाई, और दूसरी साइड के ऊपर चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्रांस है वो इस साइड के ऊपर आ गया। और जो लेफ्ट साइड हो गई है वो हो गई है ब्लॉकबस्टर, जिसके अंदर राउंड ऑफ 16 में तो आपको एक ही साइड के ऊपर चले गए हैं सारे। अब उस साइड के ऊपर या तो इंग्लैंड रह गई है, या फिर टर्की उस साइड के ऊपर चली जाएगी, या फिर मोस्ट लाइकली टर्की उस साइड के ऊपर ही होगी, इंग्लैंड है, इटली है, ठीक है। तो इंग्लैंड का तो मैंने बात कर ली है, लेकिन इस साइड के ऊपर स्पेन वर्सेस जर्मनी हो सकता है पोटेंशियल क्वार्टर फाइनल, और फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल हो सकता है। दिस वुड बी इनसेन भाई। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और फ्रांस के बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि उनके मसले क्या हैं, और बहुत से लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा था, तू क्या बोल रहा है डिचाम्स के बारे में। बट मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया था कि डिचाम्स एम्बापे के बगैर तो उन्होंने राबियो को खिला दिया था लेफ्ट इंटीरियर, जो कि मतलब एब्सोल्युटली बॉnkers था। और अब यार देखिए ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ना किसी तरह नॉकआउट्स के अंदर आगे निकल जाएंगे। बट आई एम नॉट रियली श्योर ऑन डिचाम्स टैक्टिक्स। और बहुत ही बोरिंग फुटबॉल खिलाते हैं भाई वो। इतने इतने एक्साइटिंग ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को वो बोरिंग फुटबॉल खिलाते हैं। सेम इज द केस विद साउथ गेट। साउथ गेट तो हम ट्रोल कर लेते हैं, डिचाम्स इसलिए ट्रोल नहीं होते कि उन्होंने बीच में वर्ल्ड कप जीत लिया था, जो कि मतलब ऑब्वियसली उनका क्रेडिट है। तो खैर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला लेफ्ट साइड। अब आ जाते हैं भाई चिले वर्सेस अर्जेंटीना। भाई टिपिकल साउथ अमेरिकन कोपा अमेरिका गेम, फिजिकल। भाई हर बंदा जो है वो कह रहा है मैं लेट जाऊंगा, मैं मार दूंगा, लेकिन मैं निकलने नहीं दूंगा। देखिए अर्जेंटीना वाज द बेटर टीम। ऑब्वियसली वो क्वार्टर फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया अपने ग्रुप से, जो कि एक्सपेक्टेड था, और टॉप करना भी उनका एक्सपेक्टेड था। इट वाज नॉट एन इजी गेम एट ऑल फॉर अर्जेंटीना, क्योंकि चिली जो है ना बहुत ज्यादा बॉडीज सेंट्रली वो प्रोवाइड कर रहे थे और बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा चाहे वो मेसी हो, चाहे वो डिपॉल हो, चाहे वो अल्वारेज हो, और भी बहुत से प्लेयर्स हैं, दे वर ट्राइंग टू मतलब शूट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, राइट। ऐसा नहीं है कि इनसाइड ऑफ द बॉक्स अर्जेंटीना के पास चांसेस नहीं थे, लेकिन डिफेंड अच्छा कर रही थी चिले। ऑन द अदर साइड अर्जेंटीना चिले से भी ज्यादा अच्छा डिफेंड कर रही थी। ये देखिए अर्जेंटीना की जो खास बात है ना, बाकी चीजों के ऊपर तो बात करता हूँ, लेकिन अर्जेंटीना की खास बात यह है कि भाई वो डिफेंड बहुत अच्छा करते हैं। दे आर ऑलवेज इन द गेम बिकॉज ऑफ देयर डिफेंडिंग। भाई 70 मिनट्स तक उन्होंने मार्टिनेज सो रहे थे, ठीक है, उनकी डिफेंस ने भाई उनको बॉक्स के अंदर घुसने ही नहीं दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा, बॉक्स के अंदर घुसने ही नहीं दिया। उसके बाद 70 मिनट्स के बाद दो तीन चांसेस के ऊपर एमी मार्टिनेज ने बहुत अच्छे सेव किए। दो तो पहले बहुत अच्छे सेव थे, स्पेशली पहला वाला। 70 मिनट तक भाई घुसने नहीं दिया। ऑब्वियसली भाई ऑपोजिशन भी खेलनी ही है, किसी ना किसी टाइम पर तो उन्होंने घुसना ही है ना, बिकॉज अर्जेंटीना भी पुश कर रही थी, बिकॉज उनको भी गोल नहीं मिल रहा था, तो थोड़ी सी ज्यादा स्पेसेस एंड के ऊपर क्रिएट हो रही थी।
बट अगर आप फर्स्ट हाफ या 70 मिनट्स देखें तो अर्जेंटीना ने तो भाई घुसने नहीं दिया, ठीक है। तो अर्जेंटीना की सबसे अच्छी खास बात यह है कि भाई वो अटैक एज अ टीम करते हैं, ये यूनिट है, जेल्ड अप है, और डिफेंड भी एज अ टीम करते हैं, और उन्होंने भाई नहीं घुसने दिया। और अगर अर्जेंटीना दोबारा कोपा अमेरिका जीतेगी तो दे हैव अ ब्रिलियंट मिडफील्ड ऑल्सो, उनका जो अटैक है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस निकालते हैं ना ये, वो उसकी वजह से मेरे हिसाब से तो ये अगर जीतेंगे तो कोपा अमेरिका दोबारा जीतेंगे। आपको याद होगा ब्राजील फाइनल जिसके अंदर देवर लाई कि भाई हम लेट जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम ब्राजील को निकलने नहीं देंगे। देखिए चिले की बड़ी वो सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी कि सेंट्रली हमने नहीं आने देना, ठीक है, जहां पे मेसी भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, अल्वारेज भी उसी जगह पे थे, उन्होंने कहा कि भाई साइडों पे चले जाओ। आपको याद हो, आपने देखा होगा मैच में साइडों से ही ज्यादातर चांसेस निकले हैं, जिसके अंदर वो अल्वारेज का चांस था लेफ्ट साइड से, जो कि बॉक्स के अंदर बात कर रहा हूं। बाकी मेसी ने 3-4 बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट करके दिए, जो कि मतलब चलें बिल्कुल ऐसे आपने हल्का सा टच ही करना था, जैसे मैकलिस्टर वाला चांस था, जूलियन अल्वारेज वाला चांस था, 2-3 और बहुत अच्छे चांसेस थे। तो मेसी हैड अ वेरी गुड गेम, और वो जो गोल हुआ वो भी दैट वाज अ ब्रिलियंट कॉर्नर, बिल्कुल ऐसे जगह पे जहां पे डेंजरस जगह पे गिरना चाहिए वहां पे गिरा। ऑब्वियसली लुटारो मार्टिनेज जो है वो उन्होंने स्कोर कर दिया। दो दफा पोस्ट के ऊपर उठी हुई, आई थिंक एक लोसेल्सो था, एक मेसी था, दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट गोल, इतनी दूर से भाई उसने मारा और वो पोस्ट के ऊपर हिट हो गया। बहुत अच्छा गोल होना था। देखिए, और लोग अक्सर पूछ रहे थे पिछले वीडियो के, भाई एंजो क्यों नहीं खेला, ये ले भाई एंजो खेलने लग गया, एंजो विल प्ले, इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्जेंटीना टीम। लेकिन सारे प्लेयर देखिए, स्क्लोनी की अच्छी बात यह है कि वो सारे प्लेयर्स को रेडी रखते हैं और सारे प्लेयर्स को जो है वो चांस देते रहते हैं, ताकि भाई स्क्वाड जो है वो फाइट करे पूरे टूर्नामेंट के लिए, 11 जो है वो फाइट ना करे। लेकिन क्लब फुटबॉल हो, इंटरनेशनल फुटबॉल हो, जब तक आप पूरा स्क्वाड यूटिलाइज नहीं ना करेंगे तब तक वो बात नहीं है। कभी वो लुटारो मार्टिनेज को खिला देते हैं, कभी वो अल्वारेज को फ्रेश रखते हैं। अब आपने देखा वो गोंजालेस को उन्होंने खिला दिया, फिर डिमारिया को वो खिला देते हैं, कभी लो सेल्सो को खिला देते हैं, परेडेस को भी पिछले मैच के अंदर खिलाया। तो वो पूरा स्क्वाड यूज करते हैं, और इस ये बहुत बड़ी रीजन है उनके सक्सेस की, अर्जेंटीना की सक्सेस की, कि सारा स्क्वाड जो है ना वो फील के दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो भाई अर्जेंटीना आर फेवरेट्स भाई, दे कुड हैव स्कोर्ड 4-5 गोल्स इजीली, पिछले मैच के अंदर भी 4-5। एक चीज जो उनको इंप्रूव करनी है, ऑब्वियसली इन फ्रंट ऑफ द गोल उनको थोड़ा ज्यादा क्लिनिकल होना है, क्योंकि थोड़े से बड़े मैच यूरुग्वे ब्राजील के अगेंस्ट आएंगे, तो दैट वुड बी वेरी क्रूशियल फॉर अर्जेंटीना। अब थोड़ी सी बारसा की न्यूज के ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो यार मिकेल फे की न्यूज आ रही है, और ही इज वेरी क्लोज टू ज्वाइनिंग एफसी पोर्टो। 15 मिलियन प्लस एड ऑन्स हुए हैं। लेकिन इट्स नॉट अ बैड सम फॉर अ प्लेयर जो कि हमने बहुत ही चीप खरीदा है। तो बारसा को फाइनेंशियली चीज हेल्प कर सकती है। बारसा के फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हैं, अभी भी हैं। अभी 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 तक हम 1:1 में नहीं आए, और इट मेक सेंस कि अगर आपने उनको बारसा एथलेटिक के लिए खिलाना है, आप नहीं है वो आपके प्लान्स के अंदर, तो आप उनको पोर्टो भेज दें, क्योंकि बारसा एथलेटिक से तो बेहतर है कि वो पोर्टो में जाके खेलें, जहां पे उनको चैंपियंस लीग फुटबॉल भी मिलेगी, एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो इट मेक सेंस। लेकिन जो एक चीज मुझे अभी तक नहीं, अभी अभी डिटेल्स आएंगी, लेकिन अभी सिर्फ न्यूज आ रही है, ठीक है, कि बारसा जो है वो एक बायबैक क्लॉज रखना चाहती है। ये 100% बारसा को रखना चाहिए। अगर ये होता है, आप सेल कर देते हैं, लोन पे भेजते हैं, मुझे कोई मतलब सेल करने में मुझे कभी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये नहीं रखते तो फिर बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज मिकेल फे इज अ ह्यूज टैलेंट, और वो आपने उसको चांस दिए बगैर ही अगर आपने क्लब से निकाल दिया परमानेंटली, तो भाई ये याद रखा जाएगा अगर वो एक बड़ा प्लेयर बनता है। तो मुझे लगता है कि बारसा विल मेक श्योर कि वो एक बायबैक क्लॉज रखे मिकेल फे का, एंड वुड बी गुड फॉर बार्सिलोना एंड मिकेल फे आल्सो। अब आ जाते हैं एक जो न्यूज चल रही है सांचो की। अच्छा, सांचो से पहले हम आ जाते हैं निको विलियम्स और लुइस डियाज। लेकिन दो मेन टारगेट्स निको विलियम्स और लुइस डियाज ही चल रहे हैं। अब बारसा आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्यों टिल्ट करती जा रही है लुइस डियाज की तरफ। आई हैव नो आइडिया। निको विलियम्स की न्यूज आ रही है, अब लुइस डियाज की भी तो न्यूज हो सकती है ना कि लिवरपूल को अपफ्रंट सारी फीस चाहिए, तो वो शायद अभी न्यूज निकली नहीं है, ठीक है। देखिए, निको विलियम्स की ये न्यूज है कि भाई उनको 58 मिलियन चाहिए, और 58 मिलियन अपफ्रंट चाहिए, इंस्टॉलमेंट वगैरह में नहीं चाहिए, ठीक है, एथलेटिक क्लब को। तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है बार्सिलोना के लिए, और ये इस इशू की वजह से बारसा जो है वो डेविएट कर सकती है निको विलियम्स से। मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ निको विलियम्स को। लुइस डियाज भी है निको विलियम्स की साइड के ऊपर, उनकी एज है जो कि हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब देखें, मुझे ऐसा लगता है कि सांचो की क्यों न्यूज आ रही है। अभी निको विलियम्स और ये जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है, सांचो का भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन ये हो सकता है कि बारसा सोच रही हो कि भाई हमें एक बैकअप प्लान तो रखना है। बैकअप प्लान क्या है? बैकअप प्लान तो लोन मूवी हो सकता है, ठीक है। जैसे कंसेलो एक बैकअप प्लान है, अभी भी जॉ फिलिक्स एक बैकअप प्लान है। अगर कुछ भी नहीं होता तो हमें एक लोन, एक चीप लोन ऑप्शन चाहिए।
देखिए किसी को सबको पता है कि एरिक टेन हाग स्टे कर रहे हैं और एरिक टेन हाग और सांचो के बहुत बड़े इश्यूज हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। डॉर्टमंड जो है वो अपफ्रंट फीस देना पे नहीं कर सकती और उनको भी इश्यूज हैं उनकी वेजेस को लेके, तो सांचो ने कहीं ना कहीं तो जाना है। अब बारसा जो है हो सकता है ये सोच रही हो कि भाई हम निको विलियम्स और ये वाला काम ना कर पाए तो हम एक प्लेयर को लोन पे ले आए, ठीक है, एक सीजन के लिए। देखें ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो ठीक है बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। सांचो के साथ आपका क्या फ्यूचर है? अगर आपको एक लेफ्ट विंगर चाहिए, मैं चावी सिमंस के केस में भी यही कहता हूं। देखिए सांचो अगर अच्छा कर भी जाती हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड 60-70 मिलियन से कम तो नहीं ना मांगेगी अगले सीजन भी। और क्या आपकी मेन टारगेट, क्या आप सांचो को रखना चाहते हैं? क्या सांचो पिछले 4-5 साल में कंसिस्टेंट इनफ रहे हैं? ठीक है, सांचो नहीं रहे, प्लीज आप वो कंफ्यूज मत करें अपने आप को। वो जो चैंपियंस लीग परफॉर्मेंसेस थे, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। अगर किसी प्लेयर ने या किसी क्लब ने अच्छा करना होता है तो हर प्लेयर से कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं फेवर में नहीं हूं, क्योंकि अगर आप ले आते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं थोड़ा बहुत, जैसे जाओ फिलिक्स ने भी किया, तो फिर क्या? फिर तो उनको वापस ही जाना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ा इश्यू जो है, उनकी वेजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड विलिंग होगी? ठीक है, वो एथलेटिको मैड्रिड और जॉ फिलिक्स वाला भी तो मतलब उस केस के अंदर आपने वो फायदा उठा लिया। अब बारसा की स्ट्रेटेजी ये है कि शायद हम इस लड़ाई के अंदर भी फायदा उठा लें जेडन सांचो को लेके, और एक कम वेजेस के अंदर एक जो है वो प्लेयर आ जाए एक सीजन के लिए। लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जैसे मैंने बार बार कहा, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन इज ऑल गुड, ठीक है, जैसे जाओ फिलिक्स के केस में भी कहा था एज अ लास्ट सोल्यूशन। बट एज अ प्रायोरिटी आई एम नॉट इन एट ऑल। जैसे मैं चावी सिमंस के केस में नहीं था, इन जाओ फिलिक्स के केस में नहीं था, इसी तरह सेम इज द केस विद जेडन सांचो। बट यू नेवर नो कि क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है और क्या बनेगा। दूसरी तरफ भाई मार्क गुई 6 मिलियन और ही इज गोइंग टू चेल्सी, हियर वी गो हो चुका हुआ है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। देखिए उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया, उन्होंने बेहतर समझा कि भाई मुझे वहां पे शायद चांसेस ज्यादा मिल सकते हैं, तो वो वहां चले गए। और ही विल मूव ऑन एंड वी मूव ऑन। मुझे बड़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी, मैं तो हमेशा चाहता था उनको फर्स्ट टीम के अंदर चांस दिया जाए, बट ऐसा नहीं हो सका। सो गाइस दिस इज द न्यूज एज ऑफ नाउ। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कल बादशाह।